नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार केंद्र सरकार ने वो फैसला ले लिया है जिसकी मांग दशकों से की जा रही थी। सामाजिक न्याय आंदोलनों से जुड़े एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद या आम जनमानस जमाने से इसकी मांग कर रहे थे, इसके लिए लड़ रहे थे। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं जातिगत जनगणना की, जिसकी मांग देश के विपक्षी दल भी बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने सबको हैरान करते हुए इसका ऐलान कर दिया। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक कार्यकर्ता और कई भाषाओं में अनुदित हो चुकी बेस्ट सेलर पुस्तक प्रोफेसर की डायरी के लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, यह आपका विषय रहा है और आप लंबे वक्त से जाति जनगणना के पैरोकार रहे हैं, अपनी आवाज भी उठाते रहे हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत शुक्रिया नीरज दा। पहली प्रतिक्रिया तो यही है कि हम जैसे सामाजिक न्याय के योद्धा जितने भी लोग हैं, उनके लिहाज से देखें तो ये एक विचारधारा के लिए बड़ा दिन है। वो विचार जो लगभग 2-3 हजार साल का न्याय और समता का संघर्ष, बुद्ध से लेके कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद से नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया, मान्यवर कांशीराम, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, पुराने वाले नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मंडल आंदोलन, इन सब की जो एक यात्रा रही है, उस यात्रा में 2 पड़ाव तो आ चुके थे। पहला पड़ाव था जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अगुवाई में, वो पहला क्रांतिकारी दिन था। उसके बाद जिस दिन मंडल की सिफारिश लागू हुई, उस दिन देश सबका बनने की दिशा में आगे बढ़ा। तीसरा बड़ा दिन वो है जिस दिन जाति जनगणना का फैसला हो रहा है। अभी मैं इसे एक आगाज के रूप में देख रहा हूं, केवल अभी घोषणा हुई है, अभी बहुत कुछ बचा है इसमें। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी इस पर नजर रखेंगे। लेकिन इस देश ने आज कबूल किया है कि सामाजिक न्याय का विचार इस देश का केंद्रीय विचार है। सामाजिक न्याय के विचार के तहत आरक्षण के प्रावधान को, सबको सबके हिस्से का हक और अधिकार मिले, इस विचार को स्वीकार कर लिया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही वो दल था जो बुनियादी तौर पर इससे न इत्तेफाकी रख रहा था लंबे समय से। अब ये वो सहमत हो गया है, तो अब इसके बाद कोई अब बचेगा नहीं। कांग्रेस ने गलती सुधार ली, राहुल गांधी ने माफी मांग ली है और आज वो सबसे बड़े पैरोकार हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की लड़ाई ही थी, नीतीश कुमार इसके लिए लड़े ही थे, तृणमूल कांग्रेस और दक्षिण भारत में डीएमके, ये सारे लोग तो इसके लड़ते थे। तो पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि एक विचार के तौर पे सामाजिक न्याय के विचार की जीत हुई है। दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि अचानक ये क्यों हुआ। मुझे बस छोटा सा अगर मैं रेफरेंस ले लूं, तो बिहार में जाति जनगणना हुई, आजादी के बाद पहली बार कोई राज्य जाति जनगणना करा रहा था, उसके बाद उसके आंकड़े सार्वजनिक कर रहा था। तो प्रधानमंत्री जी का बयान प्रकारांतर से आया कि ये तो पाप हो रहा है। प्रधानमंत्री जी उसके बाद ये बयान देते हुए देश भर में सुनाई दिए कि मेरे लिए जाति है गरीब, मेरे लिए जाति है महिला, मेरे लिए जाति है किसान, मेरे लिए जाति है युवा। वो तो नकार रहे थे। योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बयान दे रहे थे कि तो हिंदुओं को बांटने के लिए किया जा रहा है। अब 2025 में जाति जनगणना की बात ही बेमानी है। अचानक, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत पर आतंकी हमला हुआ हो, देश इंतजार कर रहा हो कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए, अचानक जाति जनगणना कराने का फैसला, ये एक हतप्रत करने वाला। और अभी समय लेकर के हम इस पर कोई राय बनाएंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है वो फैसला एक विचार की जीत की तरह है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि बीजेपी ने इसे कर दिया तो इसकी क्या रणनीति है, लेकिन आपने कहा कि इस पे थोड़ा और विचार करना होगा। और वाकई ये हैरान कर देने वाला है, क्योंकि बीजेपी एक पार्टी के तौर पर अब तक इससे ना इत्तेफाकी रखती थी और मूल धारणा ये थी, अगर आप किसी से पूछें कि बीजेपी जाति जनगणना के साथ है या खिलाफ है, तो आम जनमानस ये जवाब देता था कि खिलाफ है। टेक्निकली वो जो भी था। लेकिन आपने योगी आदित्यनाथ की भी बात की, और चूंकि थोड़ा यूपी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा आपने एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है। योगी रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता गुनगुना रहे हैं कि पाते हैं सम्मान तपोपल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। योगी आदित्यनाथ की राजनीति इससे कमजोर होगी?
अब मैं सोच रहा हूं तब से कि जाति जनगणना होगी, इसका फैसला लिया गया तो योगी जी जब ट्वीट लिख रहे थे या लिखवाया जा रहा होगा, हम्म। क्या कलेजे पर पत्थर रखा गया होगा। लाहौल बिला कुव्वत, ऐतिहासिक फैसला, दूरदर्शी फैसला, राष्ट्र निर्माण का फैसला, जाति जनगणना, घोर विरोधी उसके जो योगी जी रहे। और ये वो ऐसा नहीं कि जाति व्यवस्था को वो नहीं मानते, बखूबी मानते हैं। इंटरव्यू में बोलते हैं कि हाँ, जाति, मैं क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ, इस पर मुझे गर्व है। हालांकि वो योगी हैं, और योगी होने की शर्त यह है कि आप अपनी पहचान छोड़ देते हैं, सब तरह की आइडेंटिटी को आप अपना नाम बदल देते हैं। आप अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। आपका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सबसे ऊपर उठ करके, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ करके आप योगी होते हैं। लेकिन योगी जी इस सब सिद्धांत को नहीं मानते, इसलिए इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, गर्व है। इसलिए भी गर्व है क्योंकि इस जाति में भगवान भी पैदा होते हैं। अब इस देश के उन जाति के लोगों का क्या दोष जिनमें भगवान पैदा हो न हो। भगवान के मंदिर में जाने से आप रोक दो, पानी पीने से रोक दो, पढ़ने से रोक दो, गंगा जल से घर धुलवा दो, भले कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, मंदिर धुलवा दो। इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में रही है। अब होगा क्या, जो घटना है, जो वीडियो है, वो वीडियो उस समय का है नीरज दा, जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे अखिलेश यादव, और उस समय उनके सहयोगी दल की तरफ चले गए थे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सारे लोग उधर चले गए थे। अखिलेश यादव खड़े होकर के पूरा एक लंबा भाषण देते हैं कि जाति जनगणना जैसे मसले पर पूरा सदन एक मत है कि जाति जनगणना उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। वो खड़ा करके बुलवाते भी हैं कि राजभर जी आप बताइए, तो वो भी कहते होनी चाहिए। संजय निषाद जी आप बताइए, तो वो भी कहते होनी चाहिए। और तमाम लोगों से पूछते, उस समय वो कहते हैं कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सबको सबके हिस्से का हक अधिकार नहीं मिलेगा। उसकी प्रतिक्रिया में जब योगी जी खड़े होते हैं तो बहुत क्रूर हंसी, व्यंग, कटाक्ष, उसके साथ रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ते हैं, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। अब जाति की बात इस तरह से, तो ये एक ऐसा ऐसा विमर्श है जिसमें मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के सीएम है उनको भी जोड़ लीजिए। वो बेचारे एक इंटरव्यू में कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अब जाति की बात करता कौन है, अब तो जाति खत्म हो गई, कोई जाति जनगणना नहीं होती। और बेचारे कह रहे हैं दूरदर्शी फैसला है, जो मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। अब भजन लाल शर्मा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के हैं, वो एक इंटरव्यू में कहते थे कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जाति जनगणना, हम तो सबके हित के लिए काम कर रहे हैं, सबका विकास कर ही रहे हैं। अब वो भी ट्वीट कर रहे हैं। ये सबको आश्चर्यचकित कर दिया ये फैसला कैबिनेट का कि भाई इस समय ये फैसला। और आपका इतिहास तो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकलने का रहा। आपका इतिहास का एक पड़ाव केवल आया था साल 2010। साल 2010 में जब यूपीए 2 की सरकार थी और पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, 6 मई 2010, 7 मई 2010, इन दोनों दिनों में जब डिबेट हो रही थी तो बीजेपी की तरफ से मरहूम गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, वो लोग कह रहे थे कि जाति जनगणना कराए, लेकिन उस समय कांग्रेस ने गलती की। उसको छोड़ के बीजेपी कभी साथ में रही नहीं जाति जनगणना के। उनके बयान जब हमने शोध करके निकाले तो वो सारे बयान तो जाति जनगणना के विरोध में थे। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, योगी जी तो बार बार कहते रहे जब बिहार में जाति जनगणना हो गई तो यूपी में होगी कि नहीं, इस सवाल को कतराते रहे कि हमें जाति से मतलब ही नहीं। अब क्या होगा, ये एक अभी देखने और समझने का एक नया होमवर्क मिला है हमें जी। नहीं तो आप भले ही ये कह रहे हो कि बीजेपी के लोग सत्ते में हैं, बीजेपी ने यू टर्न ले लिया, सामाजिक न्याय आंदोलन के लोगों को जीत हुई, लेकिन थोड़े दिन बीतते बीतते कागज पे तो यही लिखा जाएगा ना कि बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने ये फैसला लाया, तो बीजेपी क्यों ना इसका क्रेडिट ले जाएगी। देखिए, क्रेडिट लेने में कोई दो राय नहीं है, बीजेपी क्रेडिट ले। इस देश में सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग नेहरू को क्रेडिट देते हैं कि नेहरू और गांधी के होने से, भले ही लड़ाई अंबेडकर और लोहिया से थी, भगत सिंह से थी, लेकिन नेहरू और गांधी का होना उस वक्त एक ऐतिहासिक मोड़ पर कितना कितना कारगर रहा। कोई और प्रधानमंत्री रहता तो बात बदल जाती, तो क्रेडिट उसकी दी जाती। मंडल लागू हो रहा था, भले ही राजीव गांधी का 1.5-2 घंटे का मंडल के विरोध में भाषण हुआ, लेकिन विष्णु प्रताप सिंह ने लागू किया मंडल। और उसके बाद जब मंडल पार्ट 2 लागू हुआ 2006 में, तो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और हम कांग्रेस को भी क्रेडिट देते हैं कि नहीं भाई आपने मंडल पार्ट 2 लागू किया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को रिजर्वेशन। तो ऐसे
जी, ऐसे तमाम फैसले हुए जिसमें उनको क्रेडिट जाती है। हम्म। अब तक बीजेपी को क्रेडिट जाती थी कि मंडल के विरोध में कमंडल लेकर निकल गए थे, हम्म। मंडल का विरोध किया था, प्रकारांतर से धर्म की राजनीति को जाति गोलबंदी के ऊपर हावी रखे, ताकि धर्म के नाम पर बाहर का एक दुश्मन नजर आए लेकिन जाति के नाम पर घर के भीतर क्लैश न दिखे। अब बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जिसमें इतिहास में तो यह दर्ज होगा कि भाई 30 अप्रैल 2025 को उस समय की एनडीए की सरकार ने, जिसमें योगी आदित्यनाथ, जिसमें नीतीश कुमार और नायडू जी साथ में थे, उन्होंने फैसला लिया था। ये एक बड़ा दिन होगा। लेकिन अभी बहुत फैसला, जैसे अब इसमें कब होगी जाति जनगणना, कहीं ये महिला आरक्षण तो नहीं होगा। जाति जनगणना में कहीं आप केवल ओबीसी की गिनती तो नहीं जोड़ रहे। हम जाति जनगणना का मतलब ये देश को बताना चाहते हैं, जाति जनगणना का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये है, हर एक की जातियों की गिनती, उसमें कितने सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, मुसलमानों में कितनी जातियों के कितने लोग हैं, सबकी गिनती। और केवल जातियों की गिनती नहीं, उनके पास कितने संसाधन है, कितनी शिक्षा है, कितना रोजगार है, सब कुछ। इसीलिए हम इसको केवल एक्सरे नहीं कहते, एक टोटल एमआरआई, फुल बॉडी चेकअप, इस देश का फुल बॉडी चेकअप होगा और यह देश के हित में होगा। तो अभी बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, बहुत सारे सवाल अभी देखना है कि बीजेपी करती क्या है, लेकिन इतिहास में तो यह दर्ज हो गया। ये बात आपकी ठीक है जी। ये थोड़ा विपक्ष के नजरिए से इसका एक राजनीतिक पहलू देखते हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई, इंडिया गठबंधन की जीत है। तेजस्वी यादव ने इसे लालू यादव की जीत बता दिया। राहुल गांधी के को लेकर तो पूरी कांग्रेस पार्टी और एक पूरा वर्ग इस बात का क्रेडिट ले रहा है कि राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया। अगर चुनावी राज्य की नजर से देखें तो बिहार में दूध से नहला रहे हैं राहुल गांधी की तस्वीरों को कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो कहीं जब चुनाव की राजनीति में तो एक क्रेडिट लेने की बात आएगी ना, तो वहां कहीं ये विपक्षी एकता में ही तो सेंध नहीं लगा देगा। जिस मुद्दे पर सब मिलकर लड़े उसकी वाहवाही लूटने के लिए अपने अपने खेमे तो नहीं बन जाएंगे। देखिए नीरज दा, होता ये है कि जब अलग अलग राजनीतिक दल हैं तो जब तक सीटों का बंटवारा होकर के एक साझा मंच न लग जाए कि सब मिलकर लड़ रहे हैं, तब तक तो सब अलग अलग दल है ना। समाजवादी पार्टी याद करेगी कि हाँ, मुलायम सिंह यादव ने, और मेरे पास एक किताब है जिसमें अगर मैं पढ़ के बताऊं कि उस किताब में नेताजी ने वो बाकायदे भाषण दिया है कि जाति वो बीमारी है जिसे कपड़े से ढक करके नहीं बदला जा सकता। इस तरह के कई भाषण, ये किताब है, पता नहीं दिलीप मंडल जी की है, आजकल वो वहां बैठे हैं और कह रहे हैं हम ही ने करवा दी जाति जनगणना। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट है। इन दोनों किताबों में वो टेक्स्ट मिलेंगे। जैसे नीतीश कुमार का 1994 का भाषण जेडीयू वाले दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्वागत करने योग्य है। और मैं थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत फौरी तौर पर बता दूं, आजादी के बाद पहला कमीशन बना जब काका कालेलकर कमीशन, उसने ये रिकमेंडेशन की थी कि कास्ट सेंसस के बिना आप पिछड़े वर्ग को न तो चिन्हित कर पाएंगे, न उनको उनके लिए प्रावधान कर पाएंगे। नहीं हो पाया। दूसरा कमीशन बना जब मंडल कमीशन बना, तो मंडल कमीशन बनने के बाद भी ये चिन्हित किया गया, उसकी रिकमेंडेशन है। मंडल कमीशन अपनी अनुशंसाओं के पहले कहता है कि हम 1931 की जनगणना और कई सर्वे के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन पहला काम होना चाहिए जाति जनगणना होनी चाहिए। नहीं हुई। इसको लेकर के, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही थी, इसको लेकर के 1982-83 में करुणानिधि 3 बार तमिलनाडु बंद कर चुके थे, और उसके बाद वो दिल्ली में आकर के इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसी समय उनकी असामयिक निधन होता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा आंदोलन बैक में जाता है। 85 तक आके फिर वो एक गोल बंद होता है। एक तरफ मानवर कांशी राम लड़ रहे थे, DS4 बामसेफ के बाद बहुजन समाज पार्टी 1989 तक आते आते बहुजन समाज पार्टी के मैनिफेस्टो में संयुक्त मोर्चा जो गठबंधन हुआ था जनता दल परिवार का, समाजवादियों का, उसके मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन लागू करना और जाति जनगणना की बात थी। इसीलिए 1990 में जब ये लागू हुआ तो एक आंदोलन के बाद लागू हुआ था। और एक चीज और जोड़ दें, जब लागू हो गया तो कोर्ट कौन गया, मंडल का विरोध में कमंडल कौन ले आए, हम बार बार दोहराते हैं। कोर्ट जब मामला गया तो शरद यादव मंडल रत्न निकाल रहे थे, रामविलास पासवान जंतर मंतर पर आंदोलन करने बैठ गए थे। और पता है, रामविलास पासवान दलित थे, कांशीराम दलित थे और लड़ रहे थे मंडल के लिए।
उनके घरों पर पत्थर मारे गए थे। शरद यादव जब मंडल रथ निकाल रहे थे तो उनके पुतले फूंके गए। और इस देश में तो कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश यादव ने जब रिजर्वेशन यूपी और बिहार में दिया तो इन्हीं लोगों ने गालियां दी थी, दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश बार बनावे कर्पूरी और भई छनाव राम नरेश। ये लोग कैसे क्रेडिट लेंगे भाई? क्रेडिट तो उसको मिलेगी जो लड़ा, जो गाली खाया, जो अपमान सहा। जब लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, पुराने वाले नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान, वो क्रेडिट के हकदार हैं साझा संघर्ष में। अब भले ही सपा, कांग्रेस, आरजेडी, यूपी बिहार का चुनाव, इस संदर्भ में जब हम देखते हैं तो लगता है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई नेताजी का संघर्ष है, और ठीक भी है। नेताजी ने बोला था सदन में, लालू जी ने भी बोला था, नीतीश जी ने भी बोला था, और राहुल गांधी का पुराना इतिहास कांग्रेस का बड़ा खराब था। लेकिन राहुल गांधी ने उन पुरानी गलतियों की माफी मांगते हुए जिस तेवर के, ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को पूरे देश की लड़ाई बना दी, इसकी क्रेडिट राहुल गांधी को भी। तो हमारे जैसे लोग जब कहेंगे, या देश की आम जनता वो कहेगी, एक साझा संघर्ष का ये कामयाबी का फल है, सबने मिलकर लड़ा है। हाँ, बीजेपी जो घोर विरोधी इसकी रही है, वो कैसे इसको क्रेडिट लेने के लिए ये मान गई, पता नहीं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि मोहन भागवत जी जब पीएम ऑफिस गए थे, पीएमओ में मिलने, तो हो सकता है उन्होंने कहा हो कि जाति जनगणना करवा दो, क्योंकि बीजेपी के लोग आजकल कंफ्यूज हैं, वो अनफॉलो कर रहे हैं मोदी जी को कि ये क्या कर दिया। तो अभी उनकी तरफ से तय होना बाकी है कि इसके क्रेडिट लेगा कौन। जी, मैं आरएसएस का एक सवाल आपसे आगे लूंगा। अब चलिए, बीजेपी ने एक जाति जनगणना का ऐलान कर दिया, जब होगी तब होगी, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन तो इससे भी आगे की बात कर चुका है कि जाति जनगणना के बाद हम 50% आरक्षण की सीमा को भी तोड़ेंगे। तो क्या अगर ये जाति जनगणना होने के बाद आंकड़े गवाही देते हैं तो क्या बीजेपी इसके लिए राजी होगी, या आपको लगता है कि फिलहाल कम से कम ये पत्ता तो विपक्ष के हाथ में है कि वो बीजेपी के ऊपर दबाव बनाए कि क्या 50% के आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? असल में सामाजिक न्याय के विचार को जो लोग व्यवस्थित तौर पर समझते हैं, वो जानते हैं कि केवल, जैसे अब मैंने जो इतिहास बताया वहीं से एक एक पॉइंट और उठा लेता हूं। 340 अनुच्छेद जोड़ दिया गया बाबा साहब के संविधान में, अनुच्छेद 15(4), 16(4) जोड़ दिया गया कि पिछड़े वर्ग को चिन्हित करके उनके लिए प्रावधान किया जाए। हुआ ही नहीं। 1900 पहला कमीशन बना रिपोर्ट ठंडे बस्ते में, दूसरा कमीशन तब बना जब जनता जनता दल की सरकार बनी, साझा मोर्चा, मोरारजी देसाई, और उसके बाद फिर मंडल कमीशन। 80 में रिपोर्ट आई ठंडे बस्ते में, 90 में जाके एक कंसेंसस, 40 में से एक सिफारिश लागू हुई। फिर आंदोलन उसके विरोध में, तोड़ फोड़, आगजनी, कोर्ट में चला गया मामला, इंदिरा साहनी का 9 जजेस की संविधान पीठ, तब जाके 27% आरक्षण मिला। वो भी क्रीमी लेयर आ गया, उसमें ऐसा चीज डाल दिया गया जिसका कोई पता नहीं। पहले के जमाने में SC ST OBC तक अवेयरनेस कम था, शिक्षा कम थी, चेतना कम पहुंची थी, सोशल मीडिया नहीं था, अखबारों में सारे वही कुलीन सवर्ण लोग भरे थे जो रोज उसके खिलाफ लिखते थे। पूरा नैरेटिव जाति जनगणना के खिलाफ था, मंडल के खिलाफ था। बड़ा लड़ाई लड़ी तब भी उन लोगों ने। फिर दूसरा 2006 का आया, पता है 2006 में, जब 2005 में अर्जुन सिंह उसको अनुशंसा कर रहे हैं, 6 में उसको नोटिफिकेशन आ रहा है, 2 साल कोर्ट में चला गया मामला। 2008 में वो जब जजमेंट आया तब जाके लागू हुआ। उसके समय भी अरुण शौरी से लेकर के तमाम लोग यूथ फॉर इक्वलिटी बना रहे थे। उसके बाद वो लागू हुआ। लागू हुआ तो पता चला बैकलॉग नहीं मिल रहा है, लागू हुआ तो पता चला शॉर्टफॉल में गायब हो गई सीटें। आज भी देश में OBC रिजर्वेशन लागू हुए लगभग 2 दशक हो गया। एक इंस्टीट्यूट, एक विश्वविद्यालय, एक जगह ऐसी बता दिया जाए जहां 27% OBC को आरक्षण पूरा मिला हो। ये OBC अब जान गया है। OBC अब ये जान गया है कि आप एक तरफ NFS करने लगे, नॉट फाउंड सुटेबल, सारे SC ST OBC पोस्ट पे लेटरल एंट्री ले आए। आप सारे सरकारी शिक्षा और सरकारी रोजगार को प्राइवेट हाथों में बेच दे रहे हो, जहां रिजर्वेशन खत्म। ये अब डिस्कोर्स में आ गया है। भाजपा की राजनीति बिल्कुल यही होगी कि जाति जनगणना के मुद्दे को डाइल्यूट कर दो, घोषणा कर दो, बजट थोड़ा बाद में देना, लेकिन उनकी मजबूरी है, उधर डीलिमिटेशन वाला भी तो काम करना है। तो सेंसस के बिना डीलिमिटेशन कैसे वैलिड होगा? तो सेंसस कराना है, सेंसस कराना है तो कास्ट सेंसस भी करा लेंगे, एक कॉलम जोड़ देंगे, बाद में रिपोर्ट में कुछ झोल बता दिया, कुछ गड़बड़ बता दिया। अभी बहुत कुछ होना बाकी है।
हो सकता है बीजेपी ये कह दे कि केवल हम ओबीसी को गिनेंगे, तब भी ये मुद्दा भी जिंदा रहेगा। अगर सबको गिन भी लिए तो उसका डेटा एनालिसिस क्या वैसे होगा जैसे बिहार ने किया था? एक एक इंच जमीन का आंकड़ा, सरकारी नौकरी का आंकड़ा, शिक्षा का आंकड़ा, कितने ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंटर पास है, हर जाति का, हर धर्म का, किसके पास ज्यादा हो गया, किसके पास कम हो गया। इसका मतलब नीरज दा, आपके सवाल चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मुद्दा छीन लिया। ये मुद्दा इतना व्यापक और गहरा है। मंडल कमीशन की सिफारिश है, ये मेरे हाथ में किताब है, 40 अनुशंसाएं हैं। शिक्षा सुधार, भूमि सुधार, जाने कितने, छोड़ दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, क्योंकि मंडल कमीशन कहता है कि 1 रुपया भी सरकार से कोई मदद लेता है तो प्राइवेट नहीं रह जाता। देश की जनता की भागीदारी सब जगह होनी चाहिए। बीजेपी इतने में से क्या क्या करेगी? बीजेपी इसलिए मुश्किल में फंसेगी, सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी ने सोशल जस्टिस को स्वीकार कर लिया है। व्यवहारिक तौर पर अभी उसके सामने इतने संकट हैं, इतने परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं को वो पास कर ले, ऐसी ईमानदारी मैं फिलहाल बीजेपी में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो मन से इस विचार के नहीं है। आप एक तरफ हिंदू राष्ट्र भी बनाओगे, एक तरफ ये भी करोगे, पूरा देश निजी तुम बेच रहे हो, फिर रिजर्वेशन दोगे, कहां दोगे? एससी एसटी को रिप्रेजेंटेशन, तो प्राइवेट सेक्टर की मांग उठेगी। 10% ईडब्ल्यूएस आपने लागू कर दिया। इंदिरा साहनी जजमेंट 50% की अपर लिमिट कह रहा था। ईडब्ल्यूएस के सारे मामले ये कह रहे थे कि 60% रिजर्वेशन आज की डेट में है। तो फिर तो आप रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। क्या बीजेपी बढ़ाएगी? इसलिए बहुत सारी चीजें अभी बची हैं जिसमें बीजेपी सैद्धांतिक तौर पर तो इसको करने नहीं जा रही। इसलिए विपक्ष कमर कसे रहेगा, हमारे जैसे लोग सड़क पर बोलते रहेंगे और सदन में भी कुछ लोग बोलेंगे। जी चलिए, पॉलिसीज तो जब बनेंगी तब बनेंगी, लेकिन माहौल तो अभी बन रहा है। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश में कोट अनकोट एक ठाकुर राज का नैरेटिव चला रहे थे कि यहां तो सब कुछ ठाकुर राज से चल रहा है। अब तो जाति जनगणना का पर्चा दिखा देंगे बीजेपी वाले, ये ठाकुर राज वाला नैरेटिव कमजोर होगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी वाले इतना जल्दी कैसे दिखाएंगे? मतलब अब अगर अखिलेश यादव पर्ची दिखा रहे थे तो अब तो जाति जनगणना करके बताना पड़ेगा कि 75 जिले, 75 डीएम कौन, एसपी कौन, थानों में कौन एसएचओ, विश्वविद्यालयों में कुलपति कौन, प्रोफेसर कौन। और अगर पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जैसे बांदा विश्वविद्यालय 15 पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, 11 ठाकुर भरे गए। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के कोई जिले में 40%, मैं मतलब औसत बता रहा हूं, 40% केवल ठाकुर हैं और 50 से 60, 60 से 70% तक अपर कास्ट है। डीएम, एसपी, एसएचओ, सीईओ, जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं। अब इसका अगर आंकड़ा आ जाएगा, विश्व, मैंने एक वीडियो बनाई थी नीरज दा, लगभग 40-42 स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उसमें तकरीबन 90% सवर्ण है, 90-92%, एक दलित है, 2 ओबीसी हैं। अब ये अगर बीजेपी जाति जनगणना कराएगी तो ऐसे और अनगिनत आंकड़े आ जाएंगे, और जब वो आंकड़े आएंगे तो अखिलेश यादव की लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी, वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लड़ाई को कमजोर करेगी, जो ये नारा लगाते थे, सबका साथ सबका विकास, मेरे 25 करोड़ यूपी वासियों और मेरे 140 करोड़ देशवासियों। ये जो जुमला था, उस जुमले में सामने कुछ था और भीतर कुछ था। 100 अरबपतियों की सूची आती है देश में, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी दलित नहीं, एक आध कोई ओबीसी गलती से हो। 78% पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बनाए गए वो सवर्ण थे। 22% में 90% आबादी है। देश के 596 कुलपति, लगभग 600 कुलपति, 600 कुलपति में से लगभग 550 कुलपति सवर्ण है। ये किसको कमजोर करेगा? ये तो समाजवादियों की लड़ाई को, संविधान मानने वालों की लड़ाई को, राहुल गांधी ने ऐसे नहीं पूछा था 90 में 3 ओबीसी। तब सरकार को पूरा बताना पड़ेगा, और बताने में केवल मुख्यमंत्री गिनाना आसान था, सांसद विधायक मंत्री गिनाना आसान था। हिस्सा जहां होता है ना,
ये गिनाना मुश्किल होगा। इसलिए लड़ाई अभी चलेगी, अभी लंबा चलेगी, यूपी में भी चलेगी, बिहार में भी चलेगी, देश भर में चलेगी। जी यूपी में भी चलेगी, लेकिन बीजेपी के जो साथी हैं जिन्हें सामाजिक न्याय की या सोशल जस्टिस के नाम पे बीजेपी अपने साथ गठबंधन करती थी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव मौर्य, ये लोग कैसे देख रहे होंगे इस फैसले को कि बीजेपी के साथ सौदेबाजी की जो थोड़ी बहुत ताकत थी वो भी खत्म हो गई, या फिर उनके लिए क्या है इस फैसले में? अब ये सारे लोग तो देखिए, जो पीडीए के लोग हैं, अनुप्रिया पटेल जी, वो सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। सोनेलाल पटेल मंडल आंदोलन मान्यवर कांशीराम की नर्सरी से पैदा एक बड़े नेता, जमीनी नेता। बीजेपी ने इतनी लाठी मरवाई थी कि मतलब इतने, उनकी एक तस्वीर है, कभी पुराने लोगों को देखना चाहिए। लेकिन अनुप्रिया पटेल जी, मुझे बार बार जब उनका जिक्र होता है तो उनकी बेचारगी दिखती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठती थी कि हमारे ओबीसी को न्याय नहीं मिल रहा, 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं न्याय मिला, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है। आशीष पटेल और दोनों लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी ने वो बात मान ली, जाति जनगणना करा दी। ओम प्रकाश राजभर उसी उसी नर्सरी से निकले नेता हैं, ये जमीनी नेता हैं, संजय निषाद। और मैं हमेशा इन लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत मुश्किल से कोई राजभर पैदा होता है, कोई निषाद, कोई अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल। लेकिन बीजेपी अब तक क्या की, इनको सामने रख के, कहने को तो केशव मौर्य कहते थे जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन करा नहीं पाते थे, यूपी में बुलवा नहीं पाते थे योगी जी के सामने। अब तो वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि मोदी जी ने देखिए कितना बड़ा काम कर दिया। मोदी जी ने काम तो बड़ा किया है, लेकिन मोदी जी इसको डिलीवर कितना कर पाएंगे? अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और ये तमाम लोग इससे एक फायदा, एडवांटेज का तो लेंगे कि वो अब गांव गांव जब जाएंगे तो कहेंगे देखो हमने मोदी जी से करवा लिया जाति जनगणना, ये बड़ा काम हुआ है, सामाजिक न्याय का काम हुआ है। लेकिन इसके बाद के पिछले सवाल के जवाब में मैं जितने आंकड़े, जितने सवाल रख रहा था, उनका उत्तर अभी मिलना बाकी है। जब तक उनके उत्तर नहीं मिलेंगे तब तक अभी इनकी राजनीतिक बार्गेनिंग कैपेसिटी भी बची रहेगी। वो बार बार ये कहेंगे कि भाई देखिए अब तो हमारी, हो सकता है ये बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ा लें, राजभर जी, निषाद जी और अनुप्रिया पटेल, वो कहें कि भाई हमारी आबादी तो इतनी है और आप जो है हमें सीटें कम दे रहे हैं। तो हो सकता है अंदर खाने बीजेपी में झगड़ा हो जाए, और ये होना लाजमी है, स्वाभाविक है कि ये सारे लोग जब ये कहेंगे कि भाई हमारी आबादी देश में इतनी है तो बीजेपी टिकट क्यों नहीं हमें देगी, बीजेपी मंत्री क्यों नहीं बनाएगी, तो अंदर भी झगड़ा होगा, बाहर भी होगा, और अभी तो ये झगड़ा चलेगा। अक्टूबर 2023 में बिहार ने सबसे पहले यह साबित किया कि जातियों की गिनती हो सकती है। वहां पर जो एक सर्वे हुआ जिसका जिक्र भी आपने अभी हमारी इस चर्चा में किया, तो वहां आरजेडी और जेडीयू में क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी तो क्रेडिट लेगी ही, जो हम बात बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की बात भी हमने की है। आप पहला परीक्षण चुनावों के तौर पर, चूंकि बिहार में होना है इस फैसले का, आप बिहार चुनाव पर इसका क्या असर देखते हैं? आपकी वहां लगातार यात्राएं भी हैं और उस चुनाव से आप करीब से जुड़े भी हुए हैं। असल में बिहार सामाजिक न्याय की बहुत बहुत जमीनी सियासत का एक राज्य है। मैं जब भी बिहार जाता हूं तो मैं बहुत करीब से देखता हूं कि लोगों की नज़र में समाजवादी और संविधान के मूल्य बहुत गहरे हैं। वहां जाति संघर्ष एकदम आमने सामने का रहा है, जाति नरसंहार करने पड़े। लक्ष्मणपुर बाते, शंकर बिगहा, नेल्ली और ये सिमरी कांड हुआ, उसके बाद कई कांड हुए। बिहार लड़ करके एक बराबरी तक पहुंचा। अभी भी गैर बराबरी बिहार में बहुत है। नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद ने चूंकि क्लेम किया कि कर्पूरी ठाकुर वाली विरासत, जगदेव बाबू वाली विरासत लालू जी तक आई, और लालू जी ने एक बहुत बड़ी गोलबंदी की, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी गोलबंदी की। उस समय रामविलास पासवान, नीतीश कुमार सब साथ थे। 90 के बाद क्या होता है, लालू जी मजबूत होते गए, नीतीश कुमार फिर इधर से आए। पहले वो इन सारे रास्तों से होते बीजेपी के साथ खड़े हुए। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि समाजवादी विरासत के नेता थे, नीतीश 20 साल लालू प्रसाद का शासन, 20 साल नीतीश का शासन, दोनों में एक बुनियादी समानता है, बुनियादी अंतर है। समानता यह है कि सामाजिक न्याय और समाजवादियों का शासन रहा, जिसने बिहार के लोगों को एक स्वबोध दिया कि ये हमारा शासन है। मेजॉरिटी कौन, मतलब 90% जो वहां के SC ST OBC हैं। इस बार नीतीश कुमार फिजिकली कमजोर दिख रहे हैं, यूं ही नहीं, वो उनके वोटर को भी दिखते हैं। ओबीसी में EBC वोटर, जो अति पिछड़ा वोटर है, वो नीतीश जी को अपनी पहली पसंद मानता है।
दलित वोटर को लेकर के डिवीजन रहा, वो लालू जी के पास भी रहा, नीतीश जी के पास भी रहा, रामविलास पासवान के पास भी रहा, जीतन राम मांझी भी बीच में आए। अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये लोग अपने अपने एक खित्ते के वोट को रखते हैं। बीजेपी के पास अपना एक वोट बैंक है, प्रकाश का वोट बैंक है, और कुछ कुछ इन जातियों में टुकड़े टुकड़े में अलग अलग ब्लॉक में वोट है। मैं जो जहां बिहार को देख रहा हूं, लगभग 10% का गैप है, और वो गैप नीतीश जी के वोटर का है। अब होगा ये बिहार में कि ये बिहार में सबको समझ में आ गया कि नीतीश जी का मामला अब ढलान पर है। नीतीश जी का वोटर बीजेपी का वोटर नहीं है। वो संजय झा, वो विजय चौधरी, वो अशोक चौधरी को सुनकर वोट नहीं देता लल्लन सिंह को, वो नीतीश को देखकर देता था। नीतीश एक इमोशन थी। इसलिए बिहार में अब क्या होगा, अगर तेजस्वी प्रसाद यादव भाकपा माले को ज्यादा सीटें दें तो वो उनको एडवांटेज देगा। कांग्रेस को लगभग 50 से 60 के बीच में सीटें दें, और कांग्रेस बैलेंस में टिकट वितरण करे, वो अपर कास्ट को भी टिकट दे और वो कुछ और जातियों को भी, जो अति पिछड़ी जातियां उनको टिकट दे, तो वो मैनेजमेंट होगा। माले और कांग्रेस एक बड़े सहयोगी बनेंगे। नीतीश और नीतीश जी के अति पिछड़े वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए अखिलेश यादव वाला फार्मूला, तेजस्वी प्रसाद को पीडीए वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। और अगर वो टिकट वितरण उसी हिसाब से हो गया, तो ये जो मेजॉरिटी वोट बैंक है, वो लालू प्रसाद को, वो सामाजिक न्याय को, वो संविधान को मान करके बीजेपी के खिलाफ वोट गोलबंद हो सकता है। मैं अभी कैलकुलेशन बता रहा हूं। इसलिए बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बीजेपी आज की तारीख में एडवांटेज में है, इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। बीजेपी का अपर हैंड है, कैलकुलेशन भी उनके पक्ष में है, और नेता भी उनके पास इस चीज को बताने के लिए जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, वो माले, कांग्रेस और तेजस्वी के हक में जाती दिख रही है। मतलब अगर आप 4 महीने पहले मुझसे ये सवाल पूछते तब मैं ये बात नहीं बोलता, लेकिन अभी फिलहाल बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है। टिकट वितरण तक अगर इस कैलकुलेशन पर वो चले गए, तो वो जो अति पिछड़ा वोट है, वो अति पिछड़ा वोटर तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार होगी। जी चलिए, जाते जाते, चूंकि आपने संघ की बात की थी, तो देखिए मोहन भागवत तो आजकल नहीं, काफी समय से एक कुआं एक मंदिर एक शमशान की बात कर रहे हैं। वो तो सबको हिंदुत्व की छतरी के नीचे रखने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में संघ इस फैसले को कैसे देखेगा? उनके तो एक टकराव नहीं पैदा होता है इस फैसले में और मोहन भागवत की बात में? हमारा एक दोस्त है सर, वो आरएसएस में, हालांकि दोस्त क्या ही कहूँ, बहुत सारे के लोग मिलते हैं, तो वो परेशान है, सुबह से पूछ रहा है कि मैं तब से परेशान हूं कि ये फैसला लिया किसने, ये मोदी जी का फैसला है कि ये जो मोहन भागवत जी गए थे उनके घर मीटिंग करने, वो बोल के आ गए, या हो क्या रहा है। पूरा बीजेपी का वो वाला तबका कंफ्यूज है, जो मतलब आज तक ये कहता था कि हिंदू कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती, वो वाली मानसिकता के लोग बेचारे परेशान हैं। ये कर क्या दिया मोदी जी ने? तो उनके बारे में तो मैं क्या कहूं, लाहौल विला कुव्वत, कि अब वो तो खुद ही तय कर रहे हैं कि आरएसएस के कहने पर फैसला हुआ कि मोदी जी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। दूसरा दूसरा ये भी हो रहा है कि पिछले दिनों बड़ा उठापटक बीजेपी के अंदर चल रहा था। चूंकि हमसे बेहतर आप जानते होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मोदी जी क्यों गए आरएसएस मुख्यालय, उधर से क्यों ये दबाव आ रहा है कि हमारे मुताबिक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, 75 साल आपका पूरा हो रहा है, आपका क्या होगा, योगी जी का क्या होगा, अमित शाह जी का क्या होगा, ऐसे बहुत सारे उठापटक अंदर चल रहे हैं। इस बीच में ये नैरेटिव आरएसएस का नैरेटिव तो नहीं हो सकता। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि धर्म के सामने जाति की पहचान सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर भी हावी हो जाए। ये तो राजनीति है, राजनीति तो बहुत तेजी से प्रभाव पैदा करती है। इसका मतलब कहने में अच्छा लगता है, मोहन भागवत जी को भी समझ में आ रहा है। 2015 में बयान देते आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए बिहार में, और लालू साथ में थे और समीक्षा कर दिया उन्होंने राजनीति की। उसके बाद उन्होंने कभी ऐसे बयान दिए नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं। उनके जो आइडियोलॉग हैं, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर, उनकी पूरी फिलॉसफी में ही सोशल जस्टिस नहीं है। वो तो आर्थिक रूप से आरक्षण की बात करते हैं। आप समय कम है, नहीं तो मैं बंच ऑफ थॉट का वो पन्ना दिखाता आपको, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन होना चाहिए, और ये जितने दलित पिछड़े हैं इनको तो कमजोर रखना चाहिए।
आरएसएस की बुनियाद में सामाजिक न्याय नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी एक बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए वो एक कुआं एक शमशान एक थाली ये सब करेंगे। आरएसएस सामाजिक समरसता मानता है, वो सामाजिक न्याय नहीं मानता। सामाजिक न्याय का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। सामाजिक न्याय ये कहता है धन संपत्ति राजपाट जमीन का मालिकाना हक सम्मान सब में बराबरी। और समरसता क्या कहती है, हम बड़े रहेंगे तुम छोटे रहोगे, थाली में एक खा लेंगे, शमशान एक बना लेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, हम तुम्हारे सामने भी झुक लेंगे, लेकिन बराबरी का हक मत मांगो, सामाजिक न्याय मत मांगो। आरक्षण, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण पूछ दीजिए आरएसएस से, क्या आरएसएस तैयार है प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए? क्या आरएसएस तैयार है आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके तमिलनाडु वाले मॉडल पर 69% या छत्तीसगढ़ और झारखंड पिछले दिनों 77% कर रहे थे, बिहार ने 75% किया था? कोई नहीं तैयार होगा। और ये खेल मुझे लगता है मोदी जी ने किया है। और मोदी जी चूंकि राजनीति करने में माहिर हैं, इसलिए वो ऐसी बिसात बिछा दिए हैं जिसमें आरएसएस भी परेशान, मोदी जी के भक्त परेशान, एनआरआई अंकल परेशान और बीजेपी के सहयोगी परेशान। लेकिन विचार के तौर पर सामाजिक न्याय की जीत है। सामाजिक न्याय को अब कोई नकारेगा कभी नहीं। कोई अब ये नहीं कह सकता कि जाति जनगणना बुरा है। अब उन एंकरों का क्या होगा, उन बुद्धिजीवियों का क्या होगा जो रोज इसके खिलाफ लिखते बोलते थे। लेकिन राजनीति में क्या होगा, अभी दोनों के बीच एक टकराव जैसी स्थिति है आरएसएस और बीजेपी के बीच, क्योंकि अभी घोषणा हुई है। आगे उनकी नीयत में क्या है, इसीलिए मैंने शुरुआती टिप्पणी में कहा अभी मैं उसमें वक्त लूंगा, एक एक चीज देखूंगा, समझूंगा, और मेरे जैसे लोग बहुत सोच समझ कर इस पर नजर बनाए रखेंगे। जी तो जैसा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि 70-80 साल के बाद ये एक ऐतिहासिक फैसला सामाजिक न्याय के नजरिए से केंद्र सरकार ने लिया है, लेकिन अभी डाटा इकट्ठा कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा, उस डाटे का आकलन कैसे होगा, उसके आधार पर नीतियां कैसे बनेंगी, ये सब तस्वीर सामने आना बाकी है और ये बड़ी दूर की कौड़ी भी है। तो जैसा डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा, उनकी तरह हम भी इन तमाम गतिविधियों पर नजर रखेंगे और जैसे जैसे ये पन्ने खुलेंगे हम उन्हें आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।